हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का यहाँ पे टॉप ऐसे 35 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा 10th क्लास का जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 है उसका यहाँ पे टॉप 35 क्वेश्चन को हल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली यहाँ से 7 से 8 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को अंत तक ही देख के जाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया है कि गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे गौरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में आपका सिपाही दिया है, बी में आपका नाविक दिया है, सी में आपका किसान दिया है। तो यहाँ पे बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे प्यारे साथियों। तो मेरा देखो, गौरीवाल्डी जो पेशे से क्या था हुआ, तो गौरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पे नाव चलाने वाले क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी होगा यहाँ पे नाविक। ठीक है ना, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सेकेंड नंबर में क्या दिया समझना। तो यहाँ तक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हल कर दिया। देखो सेकंड नंबर में दिया है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था मेरे प्यारे साथियों समझना। तो बिस्मार्क जो निम्न में से क्या था, ऑप्शन ए में आपका सिपाही दिया है, बी में आपका नाटककार दिया और सी में आपका दिया है कूटनीतिज्ञ। तो बताओ कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क इसमें से क्या था बताओ। ये तीनों ऑप्शन में से आपका बिस्मार्क क्या था यहाँ पे। तो बिस्मार्क आपका था कूटनीतिज्ञ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा कूटनीतिज्ञ। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो थर्ड नंबर में आपका दिया है कि रक्त और लौ का, ठीक है ना, रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। तो रक्त और लौ का नीति का अवलंबन जो किया था, ऑप्शन ए में दिया है मेजनी, बी में गौरीवाल्डी और सी में आपका बिस्मार्क है और डी में आपका विलियम प्रथम है। तो बताओ कौन सा ये आंसर सही होगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन होने वाला है। तो रक्त और लौ जो नीति का अवलंबन किया था वो किया था बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, सी होगा बिस्मार्क, जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे 4 नंबर में क्या है मेरे प्यारे समझना। तो 4 में यहाँ पे दिया हुआ है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जो जर्मन राइन था उस राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका नेपोलियन बोनापार्ट, बी में आपका मेजनी है और सी में आपका बिस्मार्क और डी में आपका हिटलर है। तो बताओ कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट जो क्या किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलो यहाँ पे 4 तक सॉल्व हो गया। 5 नंबर में आपका दिया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी अमेरिका, बी में आपका यूरोप है, सी में आपका दक्षिणी अमेरिका है और डी में आपका तुर्की है। तो अब ऑप्शन बताइए कौन सा सही होने वाला है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप, कि यूरोप की क्या होता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है ना, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं। तो ये यूरोप में आते हैं, ठीक है ना, यूरोप में। चलो आगे आपका जो 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि सन 1870 में फ्रांस तथा पर्सा के बीच युद्ध हुआ कहाँ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कन्फ्यूजन है और ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि सन 1870 में फ्रांस तथा पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका सेडोवा है, बी में आपका क्या है, तो बी में आपका सैडान है और सी में आपका सेडान है और डी में आपका कोई नहीं है। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सेडान होगा, कि यहाँ सन 1870 में फ्रांस तथा फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का है। अब देखो 7 नंबर में क्या है। तो 7 नंबर में यहाँ पे दिया है कि जलवेरिन एक संस्था है, किस चीज़ का है संस्था, वो क्रांतिकारियों का है, व्यापारियों का है या फिर विद्वानों का है। तो यह जलवेरिन एक संस्था जो है वो किस चीज़ का है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे समझना किस चीज़ का, ये व्यापारियों का, क्या चीज़ का है, ये व्यापारियों का है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा व्यापारियों का। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंत तक देख के जाना। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे यहीं से पूछ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जलवेरिन एक संस्था किस चीज़ की थी, वो व्यापारियों की थी। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो 8 नंबर में क्या दिया है। तो 8 नंबर में दिया है कि वियना कांग्रेस द्वारा
क्या दिया है, तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। वियना कांग्रेस द्वारा जो था, वो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में हैब्सबर्ग, बी में आपका बुर्बो है, सी में आपका जार सही है, डी में आपका आर्लिया है। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखो वियना कांग्रेस द्वारा जो फ्रांस में शासक वर्ग का स्थापना हुआ था वो हुआ था बुर्बो का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बुर्बो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे देखो 9 नंबर में क्या दिया, तो यहाँ पे 9 नंबर में दिया है कि किस युद्ध के बाद, ठीक है ना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो यहाँ पे समझना ऑप्शन ए में दिया है क्रीमिया का युद्ध, बी में दिया है सेडान का युद्ध, सी में दिया है सेडावा का युद्ध। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो किस युद्ध के बाद हुआ था, तो सेडान का युद्ध के बाद हुआ था ना। सेडान का जो युद्ध हुआ उसके बाद मेरा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सेडान का युद्ध। चलो आगे आपका क्या है, तो आगे आपका यहाँ पे दिया है 10 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ना, कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी जो था उसका भाषा क्या था। ऑप्शन ए में दिया है इतावाली, बी में दिया है मैग्यार, सी में दिया है यहाँ पे, सी में दिया है पोलिश। तो बताओ कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है। हंगरी की भाषा क्या थी मेरे प्यारे साथियों, तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका मैग्यार होगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंत तक तो देख के जाना ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो क्या है, आगे आपका है यहाँ पे 11 नंबर में कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन है 1864 में, बी में 1870 में, सी 1871 में। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था आपको 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा 1871। चलो आगे आप देखते हैं क्या, तो यहाँ पे 12 नंबर में जो दिया है क्वेश्चन कि 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में एंड्रिया नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो यहाँ पे 12 नंबर में दिया कि 1829 में एंड्रिया नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए में तुर्की है, बी में आपका यूनान है, सी में आपका हंगरी है, और डी में आपका पोलैंड है। तो बताइए कि 1829 में जो एंड्रिया नेपोल की संधि हुआ था वो किस देश के साथ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ था तुर्की के साथ। जो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा तुर्की। तो यहाँ पे 1829 में एंड्रिया नेपोल की संधि हुआ था तुर्की के साथ। चलो 12 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 13 नंबर में क्या है, लाल कुर्ती। ये बहुत बार पूछा गया है, ये 100% आपको सफलता की गारंटी है मेरे प्यारे साथियों। आप इस वीडियो को तो अंत तक देख के जाना ना। चलो यहाँ तक आपका यहाँ पे 13 नंबर में है कि लाल कुर्ती का टुकड़ी का गठन किसने किया था। जो लाल टुकड़ी था, इस टुकड़ी का गठन किसने किया था बताओ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिस्मार्क, बी में दिया है गैरीबाल्डी या फिर गौरीबाल्डी बोलते हैं, सी में आपका मेजनी है, डी में आपका कौंड काबूर है। तो यहाँ पे देखो लाल कुर्ती जो टुकड़ी का गठन किया था वो किया था मेरे प्यारे साथियों, वो किया था मेरे प्यारे साथियों कौन, तो ये किया था गौरीबाल्डी ने किए थे, गौरीबाल्डी ने किए थे, ठीक है ना। लाल कुर्ती जो टुकड़ी था इसका गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी या फिर या गौरीबाल्डी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 14 में देखते हैं क्या है। तो 14 नंबर में आपका दिया है कि यंग इटली का स्थापना कौन, यंग इटली का संस्थापक कौन है। जो यंग इटली था उसका स्थापना या फिर उसका संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में आपका काबूर है, बी में आपका मेजनी है, सी में आपका गैरीबाल्डी है। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, बी होगा, मेजनी ने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेजनी। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया था, यंग इटली का संस्थापक कौन थे, वो मेजनी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, मेजनी। चलो आगे क्या है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आगे आपका दिया है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे 50 नंबर में दिया है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक आपका ऑप्शन ए में है पर्सा का चांसलर था, बी में ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मात्र 2 को दिया हुआ है कि मेटरनिक कौन था, पर्सा का चांसलर था या फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो। मेटरनिक क्या था वो? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलो 60 नंबर में दिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, और ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा और कई बार देखने को मिलेगा भी। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में लाल सेना, बी में आपको कार्बोनरी है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? वो था कार्बोनरी से था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, कार्बोनरी होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे हो गया आपका 16 तक। अब देखो 17 नंबर में क्या दिया है। 70 नंबर में दिया है मेरे प्यारे साथियों कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? जो यंग यूरोप था इसका स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में आपका ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पे। देखो ऑप्शन ए में आपका गौरीवाल्डी है, बी में आपका मेजनी है, सी में आपका बिस्मार्क है। तो यंग यूरोप था और यंग इटली था, वो दोनों का स्थापना कौन किया था मेरे प्यारे साथियों? ये दोनों का स्थापना किया था मेरे प्यारे साथियों मेजनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैं पहले आपको बताया कि यंग इटली, ठीक है ना, उसका भी स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। और यंग यूरोप है, इसका भी स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। तो यहाँ पे मैंने 70 नंबर तक 17 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे हम 18 का भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 80 नंबर में जो दिया, 18 नंबर में दिया है क्वेश्चन की कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1810 है, बी में 1815 है, सी में 1830 है, डी में आपका 1848 है। तो कौन सा आंसर सही होने वाला आपका? कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कार्बोनरी की स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो कार्बोनरी का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1810 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही, 1810 ईस्वी में। चलो आगे क्या है, तो आगे देखना क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में मिलता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में रूस है, बी में आपका तुर्की है, और सी में आपका यहाँ पे क्या है, तो सी में आपका दिया हुआ है यूनान। बताओ कि यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे यूरोप का मरीज बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये बोलते हैं किसको? तुर्की को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तुर्की होगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या है, तो आगे आपका है कि पर्सा का शासक कौन था। तो पर्सा का शासक आपका कौन सा? तो ऑप्शन ए में आपका नेपोलियन बोनापार्ट, बी में आपका विलियम प्रथम होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो पर्सा का शासक था वो था विलियम प्रथम। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आपका, विलियम प्रथम होगा, है ना, क्योंकि पर्सा का शासक कौन था? आपका विलियम प्रथम था। चलो आगे देखो क्या, तो आगे आपका दिया हुआ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है ना, जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था, इसके जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसको VBI में आप लिख लेना कि यहाँ पे पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया था। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क ने युद्ध किया था वो किया था 3 युद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 3। चलो आगे क्या है समझना। तो 22 नंबर में क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे दिया है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है ना। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है ना। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए में आपका मेटरनिक है, बी में आपका मेजनी है, सी में आपका गौरीवाल्डी है, और डी में आपका बिस्मार्क है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेटरनिक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेटरनिक। तो किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो किसने बोला था? ये मेटरनिक ने बोला था। चलो आगे आपका क्या है, तो आगे 23 नंबर में आपका दिया हुआ है कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी। जो नेपोलियन था वो जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए में है ट्रांसपेंटन संघ, बी में आपका राइन संघ, सी में आपका सिल्सपाइन संघ, और डी में आपका कोई नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की स्थापना किया था मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 8 से 9 नंबर
कहीं नहीं जाने वाला है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का जो भी आपका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक मैं कवर करा दूंगा। यहाँ पे मेरा हो गया फर्स्ट, यहाँ पे 23 तक सॉल्व हुआ कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ की स्थापना किया था। चलो 24 नंबर में दिया है कि जर्मनी तथा इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए। जर्मनी तथा इटली के जब एकीकरण था तो वहाँ जर्मनी तथा इटली के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए में नेपोलियन बोनापार्ट है, बी में आपका काउंट काबूर है, सी में आपका विलियम प्रथम है और डी में आपका नेपोलियन 3 है मेरे प्यारे साथियों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नेपोलियन 3। नेपोलियन 3 था जब जर्मनी तथा इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये था आपका नेपोलियन 3। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है समझना, आगे आपका 25 नंबर में क्वेश्चन दिया कि काउंट काबूर को, ठीक है ना, काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर उसे नियुक्त किया था? किस पद पर चुना गया था? काउंट काबूर को जो विक्टर एमुअल ने किस पद पर चुना था? तो ऑप्शन ए में आपका सेनापति है, बी में आपका प्रधानमंत्री है, सी में आपका गृह मंत्री है। तो जो काउंट काबूर था ना वो विक्टर एमुअल उसे चुना था, किस पद पे? उसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक आउट कर देना, प्रधानमंत्री है ये, ठीक है ना। काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलो आगे आपका 26 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ना, 26 नंबर में दिया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जो नेपोलियन संहिता हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, ए में 1789, बी में 1791 है और सी में 1801 है और डी में 1804 है। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है? तो 26 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1804 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 ईस्वी में हुआ था। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया। आगे आपका देखो क्या है, तो आगे आपका यहाँ पे दिया है 27 नंबर में कि एक्ट ऑफ यूनियन, है ना, एक्ट ऑफ यूनियन जो था ये किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। जो एक्ट ऑफ यूनियन था मेरे प्यारे साथियों ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये ऑप्शन ए में 1688 है, बी में 1707 है, सी में 1788 है और डी में 1807 है। तो आपका जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो पारित हुआ था कब मेरे प्यारे साथियों? तो ये पारित हुआ था 1688 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 1688 ईस्वी में। चलो 28 नंबर में देखो क्या है, तो 28 नंबर में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? और ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका इटली है, बी में आपका फ्रांस है और सी में आपका हंगरी है और डी में आपका यूनान है। तो बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यूनान। तो यहाँ पे यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे बोलते हैं? यूनान को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे बोला जाता है? यूनान को। आप इसे दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। चलो 29 नंबर में क्या है क्वेश्चन, तो 29 नंबर में आपका है जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया, है ना। जो जलवे राइन थी इसका स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए में आपका पर्सा है, बी में आपका ऑस्ट्रिया है, सी में आपका फ्रांस है और डी में आपका इटली है। बताइए तो जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने किया था। तो जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा ने की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो यहाँ तक मेरा 29 नंबर तक सॉल्व हो गया। अब देखिए 30 नंबर में क्या है, तो 30 नंबर में यहाँ पे कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? ऑप्शन ए में आपका मेजनी है, बी में आपका गैरीवाल्डी है, सी में आपका मेटरनिक है, डी में आपका हिटलर है। तो बताइए कि युवा जो इटली था, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, बी में गैरीवाल्डी, सी में मेटरनिक, डी में हिटलर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलो 31 नंबर में क्या दिया है, तो 31 नंबर में क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों कि 1830 के क्रांति के बाद, ठीक है ना,
1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह की शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया? जो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए में आपका दिया है निरंकुश राजतंत्र, बी में संघीय शासन व्यवस्था, डी में गणराज्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो निरंकुश हुआ, निरंकुश राजतंत्र हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अब देखो 32 नंबर में जो लास्ट क्वेश्चन दिया है ना, मरी आन किस देश के राष्ट्रवादी प्रतीक था? जो मरी आन था वो किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरी आन जो था ऑप्शन ए में आपका फ्रांस है, बी में आपका इटली है, सी में आपका रूस है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मरी आन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा फ्रांस। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक मैंने 32 ऐसे क्वेश्चन को हल किया ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ना जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और चैप्टर नंबर 1 से जो भी ऑब्जेक्टिव नंबर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा 100% पूरी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 32 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझा। तो मैं आज का तो वीडियो यहीं पे इन करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर तो कर ही देना है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे इन करूँगा, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पे इन कर देता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।